अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 96 और भी खूबसूरत। कार जब रुकी तो लैला ने खिड़की से बाहर झांक कर देखा। वो एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट था, बिल्कुल किसी महल की तरह। पहली नजर में ये साफ पता चल रहा था कि वो वाकई में कोई महल ही था, जिसे अब शायद रिजॉर्ट में बदल दिया गया था। सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर रिजॉर्ट के स्विमिंग पूल वाले एरिया में इकट्ठे हो गए। तभी एक स्टाफ मुस्कुराती हुई लैला के पास आई और बोली, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम काव्या। आइए मैम, मैं आपको कमरे तक ले चलती हूँ। लैला ने ये सुनते ही पलटकर कुछ दूर खड़े कबीर को देखा, जो कि अभी पार्थो और चंद्रा से बातें करने में बिजी था। लैला ने धीरे से ओके कहा और उसके पीछे पीछे चली आई। कमरे के ठीक सामने पहुंचकर काव्या ने चाबी के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन वहां चाबी ना पाकर लैला से बोली, सॉरी मैम, वो मैं चाबियां काउंटर पर ही भूल गई। आप प्लीज थोड़ी देर वेट करें, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर काव्या वहां से चली गई। स्पॉट बॉय भी सामान रखकर वहां से जा चुका था। लैला ने गहरी सांस ली और फिर वहीं चहलकदमी करती हुई दूसरे कमरे देखने लगी। रिजॉर्ट के आखिरी फ्लोर पर ज्यादातर कमरों में ताला लगा था, लेकिन यहां से रिजॉर्ट के बाकी हिस्सों की खूबसूरती देखते बनती थी। कुछ गोलाई लिए ये बिल्डिंग बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी। लैला जहां पर खड़ी थी वो हिस्सा महल के बिल्कुल बीचों बीच का था। तभी उसे गलियारे की दूसरी तरफ कोई आहट महसूस हुई। उसने तेजी से पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। लैला को इतने सन्नाटे में वो आहट साफ सुनाई दी थी, लेकिन वहां किसी को ना पाकर उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो धीरे धीरे बढ़ती हुई सीढ़ियों की तरफ आने लगी थी। तभी उसे एक बार फिर से उन कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कि कोई तेजी से नीचे उतर रहा था। कौन है? कौन है वहां? खाली कमरों और छतों से टकराती हुई लैला की आवाज उस पूरे फ्लोर पर गूंज उठी थी, लेकिन भागने की आवाज अब गायब हो चुकी थी। लैला ने रेलिंग से झांककर सीढ़ियों को एकदम नीचे तक देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ ही पल बीते होंगे कि उसे काव्या के कदमों की आवाज सुनाई दी। हील्स की टक टक से उसके ऊपर आने का एहसास होने लगा। काव्या ने ऊपर आकर जैसे ही उसे सीढ़ियों के पास देखा, वैसे ही हड़बड़ाती हुई बोली, सॉरी मैम, मुझे कुछ देर हो गई। तब लैला ने धीरे से कहा, इट्स ओके। वैसे तुमने आते हुए किसी को सीढ़ियों से उतरते हुए देखा क्या? काव्या कमरे की तरफ बढ़ते हुए बोली, नहीं मैम, मुझे तो कोई नहीं दिखा। बाकी इस फ्लोर पर सिर्फ वीआईपी रूम्स हैं और इससे नीचे वाले फ्लोर पर नॉर्मल कमरे हैं, जो कि आपके क्रू के लिए बुक किए गए हैं। ओह अच्छा। लैला ने बस इतना ही कहा, जबकि काव्या ने कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहा, वैसे आप क्यों पूछ रही थी मैम? एनी प्रॉब्लम? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैला ने मना किया और फिर कमरे में चली आई। कमरा बिल्कुल किसी शाही महल के कमरे जैसे ही था। इस कमरे की खूबी ये थी कि ये चौकोर ना होकर गोल था, जिसके एक कोने में लगा बेड भी राउंड शेप का था। ऊपर छत से काफी ऊंचाई से एक नेट नुमा पर्दा लटक रहा था, जिसने आधे बेड को ओट में ले रखा था। काव्या ने उसका सामान एक कोने में रखते हुए कहा, प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल मैम, थोड़ी ही देर में नाश्ता आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। हैव अ नाइस डे। कहकर काव्या वहां से बाहर निकल गई, जबकि लैला अब तक उस कमरे की खूबसूरती में ही खोई हुई थी। उसने खिड़की से पर्दा हटाया तो दूर दूर फैले घने जंगल ही दिख रहे थे। कमरे में लगी घड़ी ने जब 8 बजे का घंटा बजाया तो जैसे पूरे कमरे में उसकी आवाज गूंज उठी थी। वहां का नजारा देखकर खो चुकी लैला को जैसे होश आया। अब उसे कुछ कुछ भूख का भी एहसास हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से फ्रेश हो जाना ही बेहतर समझा और फिर अपने कपड़े निकालकर वो बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लैला नहाकर आई और अपने गीले बाल टॉवल से रगड़ते हुए सुखा ही रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लैला ने टॉवल साइड पर रखते हुए पूछा,
कौन? ब्रेकफास्ट है मैम। लैला ने आगे बढ़कर जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने कबीर खड़ा था और उसके ठीक पीछे नाश्ते की ट्रॉली लिए बेटा। लैला ने मुस्कुराते हुए कबीर को देखा और फिर दरवाजे से हटते हुए बोली, प्लीज कम। बेटा नाश्ते की ट्रॉली रखकर चला गया तो कबीर ने वहीं लगे सोफे पर बैठते हुए कहा, मैं अपने कमरे में नाश्ता करने जा रहा था कि तभी मुझे तुम्हारी बात याद आ गई। अब कम से कम जब तक हम लोग यहाँ हैं तब तक तो अकेले खाने की नौबत ना ही आए। कहकर उसने ट्रॉली में रखे प्लेट्स निकालते हुए कहा। तब लैला ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं सर्व करती हूं ना। कहकर उसने दूसरी प्लेट्स और बाकी खाने की चीजें टेबल पर लगा दी। नाश्ते के बाद अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी एडी ने आकर कहा, सर, पार्थो सर ने कहा है कि 11 बजे आप और लैला मैम नीचे पूल के पास आकर मिले। कबीर ने ओके कहा और वो चला गया। तब लैला ने पूछा, शूटिंग आज से ही शुरू होगी क्या? कबीर ने ब्रेड पर मक्खन लगाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता, लेकिन आज कम से कम हम लोकेशन विजिट को तो जाएंगे ही। नाश्ते के बाद कबीर ने कहा, बगल वाला कमरा मेरा है, अगर कोई बात हो तो एक्सटेंशन पर 25 प्रेस कर देना, कॉल मेरे रूम में लगेगी। अब थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि उसके बाद शायद अब कुछ दिन चैन की नींद नसीब न हो। पार्थो को ये फिल्म 1 महीने के अंदर अंदर ही पूरी करनी है, इसलिए वो जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी शूटिंग निपटाएगा। लैला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं तैयार हूं। नरेन जब सेट पर पहुंचा तो माया वहां पहले से मौजूद थी और आज वो बेहद खुश नजर आ रही थी। नरेन उसे इस तरह खुश देखकर अब रिलैक्स था कि आज जो वो माया को कहने आया था वो कह सकता था। शायद उसके अच्छे मूड में होने की वजह से माया वो बात मान भी ले। यही सोचकर वो अपना शॉट देकर सीधा उसके केबिन में चला आया था। नरेन, आओ आओ, कहकर माया ने उसे अंदर आने को कहा। उसके लहजे से झलकती खुशी से पता चल रहा था कि आज वो कितने अच्छे मूड में है। नरेन ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, गुड मॉर्निंग मैम, वो मैं आपसे कुछ बात कहने आया था। माया ने मुस्कुराते हुए कहा, कहो ना प्लीज, आज वैसे भी मैं बहुत अच्छे मूड में हूं तो सारी बातें सुनूंगी। नरेन ने कहा, इसीलिए तो आया हूं मैम। वो बात दरअसल ये थी कि अरुण को वापस बुला लेते हैं ना। ये सुनते ही माया ने कहा, ओहो, तो तुम उसकी सिफारिश लेकर आए हो। नरेन ने जल्दी से कहा, सिफारिश नहीं है मैम, बस कहने आया हूं, क्योंकि कई बार हम गुस्से में कई सारी बातें ऐसी कह देते हैं जो हमें नहीं कहनी चाहिए, और ना ही हम दिल से वैसी किसी बात की पैरवी करते हैं। बस गुस्से और ईगो में आकर वो बातें निकल जाती हैं और फिर हमारे पास पछताने के लिए भी कुछ नहीं बचता। अरुण के साथ भी वही हुआ है। माया ने कुछ देर खामोशी से नरेन की बातें सुनी और फिर कहा, ये बात खुद अरुण भी आकर कह सकता था ना, लेकिन उस लापरवाह लड़के को इतनी सी भी शर्मिंदगी नहीं है कि एक बार खुद से आकर सॉरी कह लेता। माया की इस बात का नरेन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने नजरें झुका ली। तब माया ने कहा, वैसे भी अरुण का जाना मेरे लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। हमने उसके एब्सेंस में उसकी किडनैपिंग वाला जो ट्रैक चलाया था उससे टीआरपी में जबरदस्त उछाल आया है। इनफैक्ट आज मेरी खुशी की असली वजह भी यही है। इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्लॉट की वजह से अभी मैं चाहूं तो भी अरुण को बुलाना सही नहीं समझूंगी। हाँ, कुछ हफ्ते गुजरे तो फिर देखूंगी, वो भी अगर मुझे ऐसा फील हुआ कि उसे वापस से लेना है तभी, वरना वो मेरी तरफ से फ्री है कि कहीं भी काम ढूंढ सकता है। नरेन को माया से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी, लेकिन वो इसके बावजूद माया को कुछ भी नहीं कह सका। तब माया ने आगे कहा, और तुम किस गुमान में उसके बारे में कहने आए हो, ये जानते हुए भी कि उसने तुम पर भी उल्टे सीधे इल्जाम लगाए। ये सुनकर नरेन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बात वो नहीं है मैम कि उसने मुझे गुस्से में क्या कहा। बात यह है कि अब तक उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो उसकी खुद की हालत भी सही नहीं थी। बावजूद इसके
अरुण ने मेरी बहुत मदद की है माया मैम, और मैं एहसान फरामोश नहीं हूं जो इस एक छोटी सी बात के लिए उसके किए एहसानों को भुला दूं। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और उसके बारे में बुरा सोचने लगूं। माया ने तारीफ भरी नजरों से देखते हुए कहा, दैट्स गुड। खैर, तुम ये बताओ तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसी है? बंबई कब आ रही है वो? सुहासिनी के नाम पर नरेन के होठों पर एक गहरी सी स्माइल बिखर गई। उसने बताया, शायद अब जल्दी ही आ जाए, क्योंकि अब उसका पुणे वाला प्रोजेक्ट लगभग कंप्लीट होने पर ही होगा। सही है, फिर उसे कहना मुझसे आकर जरूर मिले। श्योर मैम, कहकर नरेन वहां से उठकर चला गया। नरेन के वहां से निकलते ही जब माया के केबिन के दरवाजे पर एक बार फिर से नॉक हुआ तो माया ने यस कहते हुए दरवाजे की तरफ देखा। सामने सुजॉय था। माया ने एकदम से उठकर उसे गले लगाते हुए कहा, ओ हाय सुजॉय पाहूजा, व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। सुजॉय ने भी उसे अच्छे से गले लगाया और फिर धीरे से अलग होते हुए बोला, काफी दिन हो गए थे, अभी यहाँ पास में ही किसी काम से आया था। तुम्हारी याद आई और मुझे लगा कि मिल लेना चाहिए, इसीलिए आ गया। माया ने उसे बैठने का इशारा करते हुए कहा, अच्छा किया, वरना प्लान बनाकर मिलने का सोचना तो कभी हो ही नहीं पाता। कितनी अजीब बात है, सेम इंडस्ट्री में होते हुए भी हमें इतने दिन हो गए मिले हुए। मैंने तो इतनी बार पार्टीज में इनवाइट किया तुम्हें, फैमिली फ्रेंड होने का भरम बस अंकल आंटी नहीं रखा हुआ है, जो हर प्रोग्राम में हमेशा आते रहते हैं। लेकिन तुमने तो जैसे सब कुछ भुला दिया है, तुम आती ही नहीं कभी। सुजॉय के लहजे में शिकायत थी। तब माया ने एक गहरी सांस लेते हुए कुछ सीरियस टोन में कहा, सुहाना के जाने के बाद कभी हिम्मत ही नहीं हुई उस घर में जाने की, बस इसीलिए नहीं जा पाई। और बाकी वक्त मेरे खुद के इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं कि खुद का भी होश नहीं है मुझे। सुहाना के जिक्र पर सुजॉय भी कुछ बोझिल सा हो गया। तभी माया ने पूछा, सुजॉय, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा पूछते हुए, लेकिन कभी कभी बहुत दिल चाहता है कि उसके बारे में जानूं। क्या इतने सालों में उसकी कोई खबर नहीं मिली? या तुम लोगों ने भी उसे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की? तुम्हें मॉम का पता है माया, उनके रहते घर में कोई सुहाना का नाम भी नहीं ले सकता। बस मैं और डैड अपने अपने तही उसकी खोज जारी रखे हुए हैं। खैर, अच्छी बात यह है कि अभी हमें खबर मिली कि वो इसी शहर में है। आगे की खोज जारी है। मुझे लगता है कि अब हम सुहाना को जल्द से जल्द ढूंढ लेंगे। माया ये खबर सुनकर बेहद खुश हो गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। वैसे जब वो मिल जाए ना तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना, उसके कान खींचकर अच्छे से खबर लूंगी उसकी। कोई ऐसे भी करता है क्या भला? माया के लहजे में उसके लिए फिक्र थी। सुजॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, हम सब मिलकर उसकी खबर लेंगे। ठीक 11 बजे लैला अपने कमरे से निकली तो कबीर भी जस्ट अपने रूम से निकल ही रहा था। उसने लैला की तरफ देखते ही कहा, चले। लैला ने हाँ में सिर हिलाया और फिर नजरें झुकाए हुए आगे बढ़ गई। कबीर उसके पीछे पीछे आ रहा था। तभी उसने लैला को आवाज दी, मिस लैला। उसकी आवाज सुनकर लैला ने पलटकर देखा। जी, कहकर वो वहीं पर रुक गई। कबीर ने धीरे धीरे चलते हुए उसके पास पहुंचकर कहा, नीचे वो चंद्रा भी है। मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगा तुम्हारे साथ, इसलिए। कहकर उसने लैला की पीठ पर बिखरे उसके घने बालों को एक साथ समेटकर जूड़े की शक्ल में मोड़ दिया। लैला अपनी पीठ पर उसकी उंगलियों की छुअन महसूस करके सिहर सी गई। फिर कबीर ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अपने बालों को बांध लो। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें उतने गौर से देखे। कहकर उसने कंधे से पकड़कर लैला को अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, लेकिन नहीं, तुम तो इस जूड़े में पहले से भी खूबसूरत दिख रही हो। कबीर के लहजे में काफी फिक्र थी, जिसे महसूस करते हुए लैला को हंसी सी आ गई और उसने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, तो अब क्या करूं, फिर से खोल लूं इसे? कबीर चुपचाप उसे देखता रहा। वो लग भी इतनी प्यारी रही थी कि कबीर की नजरें ही उससे हट नहीं रही थी।
जबकि नीचे पूल एरिया में खड़े चंद्रा की नजर उस पर पड़ी और उसने पास ही खड़े पार्थो को कोहनी से टोकते हुए कहा, आप तो कह रहे थे कि इन दोनों में कपल जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन इन्हें देखकर तो कोई अंधा भी कह देगा कि दोनों के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। उसके कहने पर पार्थो ने ऊपर घूमकर देखा तो वाकई लैला और कबीर कुछ ऐसे अंदाज में खड़े थे कि किसी को भी उन पर शक होता। इन दोनों के अलावा एक जोड़ी आंखें और थीं जो लैला और कबीर की तरफ सख्त नजरों से देखे जा रही थी। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें